This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes taking you to the writing topic of the day, which is very simple, but is most important to understand कि OET कैसा एग्जाम है. So डाटा सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमेशा लेटर को लास्ट से पढ़ो. तो लास्ट से पढ़ते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि लेटर हम किसको लिख रहे हैं. So using the information, write a letter to Helen Walker, Director of Osteoporosis Victoria. तो आज हम जो भी लिखेंगे वो हम ओस्टियोपोरोसिस के डायरेक्टर को लिख रहे हैं जो विक्टोरिया में है. ठीक है, वेरी इजी. ओस्टियोपोरोसिस डायरेक्टर, सो डायरेक्टर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस. वैसे तो हमें जैसे दिया वैसे लिखना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस. तो प्लीज इस बात को समझो, आज का हमारा मेन टॉपिक ही ओस्टियोपोरोसिस रहेगा, लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए सेकंड चीज हमें पढ़नी होती है पर्पस. तो जब मैं पर्पस देखता हूँ तो हमने आपको हमेशा सिखाया डिस्चार्ज प्लान पर्पस होता है. बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच यू अबाउट द डाटा सिलेक्शन. अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो ओस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया पेशेंट हैज कमेंस्ड एक्सटर्नल थेरेपी विल बी मॉनिटर्ड बाय रिमेटोलॉजिस्ट. जब रिमेटोलॉजिस्ट मॉनिटर करेगा और एक्सटर्नल थेरेपी शुरू कर दी है तो इसमें कोई काम ही नहीं है ओस्टियोपोरोसिस वालों का. सो दैट इज हाउ यू सिलेक्ट डाटा. ये हमें नहीं चाहिए. ऑन गोइंग फिजियोथेरेपी अरेंज, थोड़ी बहुत बताना है बता दो, हैज बीन अरेंज, नहीं तो रहने दो ये भी. थर्ड पॉइंट, पेशेंट टू अटेंड osteoporosis victoria counselor. Now this is very important, osteoporosis victoria counselor. So that means patient needs to attend your counseling session and educational seminar regarding osteoporosis. Don't mention osteoporosis victoria word because we are writing letter to osteoporosis victoria. क्योंकि हम osteoporosis victoria को ही लेटर लिख रहे हैं तो इसके नाम को मेंशन मत करो, ये कहो कि आपका काउंसलर चाहिए. सो ऐसा भी लिख सकते थे, पेशेंट नीड्स योर काउंसलर. आप सिंपल कर सकते थे, पेशेंट नीड्स योर काउंसलर हु कैन प्रोवाइड. देखो कितना आसान हो गया आपके छोटे से चेंज करने से. पेशेंट नीड्स योर काउंसलर टू प्रोवाइड एजुकेशनल सेमिनार. अगर आपको दोनों वर्ड्स अलग अलग लिख रहे हैं, अगर बाय चांस आपको अलग अलग लग रहे हैं जो सच भी हो सकता है, तो उस केस में रिस्क मत लो. सो नाउ द पेशेंट नीड्स काउंसलिंग फ्रॉम वन ऑफ योर काउंसलर्स. ऐसे आसान कर दो, आपके काउंसलर से काउंसलिंग चाहिए. एंड ऑल्सो एन एजुकेशनल सेमिनार, मार्क्स ले लो, सेमिनार शुड बी अरेंज्ड. अब देखो कितना आसान हो गया. दैट इज हाउ यू कैन मेक दिस थिंग वेरी इजी. प्लीज रीड इट अगेन. जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे इसको 2-3 बार सुनना. अब हमेशा वहां से छोड़ो, अपनी लैंग्वेज में लिखो. नाउ द पेशेंट नीड्स काउंसलिंग अगर रिस्क नहीं लेना तो बिल्कुल सिंपल लिखो, रिस्क नहीं लेना तो बिल्कुल सिंपल. पेशेंट नीड्स काउंसलिंग फ्रॉम वन ऑफ योर काउंसलर्स एंड ऑल्सो एन एजुकेशनल सेमिनार शुड बी अरेंज. स्पेलिंग के लिए मुझे फॉरगिव कर देना, स्पेलिंग के लिए प्लीज फॉरगिव मी. डन. लेकिन इस लेटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ये लेटर इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आसान होने के बावजूद भी. रिक्वायरमेंट्स. तो रिक्वायरमेंट्स का मतलब भी तो पर्पस ही है. यानी आज लेटर का पर्पस जान के दूसरे तरीके से दे रखा है, जान के, ताकि आप गलती करो और ये वाले पॉइंट्स लिखो. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट ओईटी. हमेशा ये याद रखो किसको लिख रहे हो. जिसको लिख रहे हो वो सिर्फ ये करेगा. आप सिंपल भी लिख सकते हो, आप ऐसे सिंपल भी लिख सकते थे उस लाइन को, काइंडली अरेंज अ काउंसलर एंड एन एजुकेशनल सेमिनार. आप ऐसे भी लिख सकते थे, तब भी पूरे पॉइंट्स मिलेंगे आपको. काइंडली अरेंज अ काउंसलर एंड एन एजुकेशनल सेमिनार रिगार्डिंग ओस्टियोपोरोसिस फॉर द पेशेंट. बस. अगर देखा जाए, अगर आप इस सिंपल सी लाइन को पर्पस मान लेते तो पर्पस देखो, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, जो भी बंदा होगा, हु हैज बीन
या यहाँ से लाइन उठा लेते हैं, हु इज कंसर्न्ड अबाउट अफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड नीड्स एजुकेशन और डाइट एंड एक्सरसाइज. सो हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस. आज का टॉपिक यही है. देखो फर्स्ट पैराग्राफ भी आप आसान कर सकते थे बिना पढ़े. हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस एंड he is concerned about its effects. So he needs a counselor and educational seminar regarding osteoporosis. Khatam first paragraph. You could have made it that simple. प्लीज आप समझो, जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तभी ओईटी आसान लगेगा. जब आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखोगे तो ओईटी मुश्किल लगेगा और आपको बार बार तंग करेगा. यहां तक सबको क्लियर है? मैं एक बार दोबारा पूछ लेता हूँ, बाकी एक और छोटा सा पॉइंट्स कर लूँ फिर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ. दूसरा पॉइंट है, पेशेंट इज कंसर्न्ड अबाउट फर्दर फॉल्स, फ्रैक्चर्स, यानी उसका फ्रैक्चर भी होगा इसमें. अफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन द लाइफस्टाइल. सो ये है एक रिक्वायरमेंट. पेशेंट नीड्स एजुकेशन, आर ई का मतलब होता है रिगार्डिंग, यानी कि अबाउट. पेशेंट नीड्स एजुकेशन अबाउट कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे अफेक्ट, यहाँ पे कॉजेज की एजुकेशन चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज. तो मतलब मेजरली आज का टॉपिक अगेन ऑस्टियोपोरोसिस है. यहाँ से भी कंफर्म होता है, जिसको लेटर लिख रहे हैं वहां से भी कंफर्म होता है. तभी मैंने कहा हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस, ही इज कंसर्न्ड अबाउट, सो ही नीड्स अ काउंसलर एंड एन एजुकेशनल सेमिनार रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस. खत्म. इसके अलावा ये सब बातें हम बाद में लिख देंगे ताकि डाटा कवर हो. उसके अलावा हम बाकी टॉपिक को पढ़ते हैं. टॉपिक बाकी ये कहता है कि मिस्टर कैमरोन है, 52 ईयर्स ओल्ड है, 8 डेज के लिए हमारे पास रहा. सीवियर फ्रैक्चर ऑफ द राइट शोल्डर, फॉल फ्रॉम, ये रहने दो, इसको काट दो, मत पढ़ो. बस ये समझ, हमें तो ये समझना. देखो अगेन माइंड में क्या रखना है, किसके लिए लिख रहे हो. वी आर राइटिंग फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस काउंसलर. उसको ये क्या करना है, गिर गया. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, हमें सारा नहीं हम हटा सकते. ये फॉलोइंग वर्ड गलत दिया हुआ है, ये फॉलोइंग लिखना चला था. फॉलोइंग का मतलब ये वाला फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब आफ्टर फॉल, आफ्टर फॉलिंग, तो गिरने के बाद. तो लेकिन हमारे टॉपिक में अगर आपने रिक्वायरमेंट्स में देखा हो फर्दर फॉल्स, तो वो फर्दर फॉल्स के लिए कंसर्न है. यानी वाइल वॉकिंग डॉग वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉल वर्ड इंक्लूड करना पड़ेगा. सो यहाँ से टॉपिक आप पकड़ते हो कि क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं. ये आपके डिस्चार्ज प्लान पे डिपेंड करता है. दिस डिपेंड्स अपॉन योर डिस्चार्ज प्लान, व्हाट टू सिलेक्ट एंड व्हाट नॉट टू. सो सीवियर फ्रैक्चर ऑफ द राइट शोल्डर, DEXA scan bone density substantially reduced, earlier osteoporosis. तो ये तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पता नहीं लग रहा कि DEXA स्कैन कब करवाया था. वैसे तो फ्रैक्चर के बाद ही करवाया होगा, तभी उसका पता लगा अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस है. ऑपरेशन में हमने इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट टू स्टेबलाइज राइट शोल्डर ऑन 11th, यानी एडमिट हुआ था 10th को, नेक्स्ट डे ऑपरेशन वाज डन, इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट. वर्क एज लाइब्रेरियन, हस्बैंड, ये सब तो हमें चाहिए नहीं. विक्टोरिया काउंसलर वाले इस चीज का क्या करेंगे. ठीक है, जिम एंड योगा के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ये रिलेटेड है थोड़ा सा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आप इस सोशल हिस्ट्री को भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि विक्टोरिया काउंसलर्स को और ऑस्टियोपोरोसिस को ये सब नहीं चाहिए. तो प्लीज ये 2 लाइनें तो बिल्कुल ही वेस्ट हैं, फर्स्ट 2 बिल्कुल लिखना ही नहीं. यही ओईटी में समझना, डोंट राइट इट, इट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ मार्क्स. रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, यानी फ्रैक्चर के बाद रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी हुई थी, वुंड हील हो गया, सूचर्स रिमूव कर दिए हैं, फिजियोथेरेपी कमेंस कर दी है, पेशेंट डिप्रेस्ड है, ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस के कारण. ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है शायद, यानी इस लाइन को मैं लिखना बता देता हूँ. पेशेंट इज डिप्रेस्ड, ये तो पक्का है, डिप्रेस्ड तो पक्का है. विच माइट बी ड्यू टू, ये माइट का मतलब है शायद, विच माइट बी ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. That is how you should have written. Patient is depressed, which might be due to diagnosis of osteoporosis. अब आपको मैं, अब आप ध्यान से सोचना लेटर की अब देखना, सबसे ज्यादा आपको रफ पेज पे बनाना चाहिए. पहले ओईटी के पेपर में भी आपको रफ शीट मिलेगी, फर्स्ट पैराग्राफ पहले ही बना दो. अब देखो,
फ्लो में चलना है। अपने आप सोचो कि सबसे बेस्ट क्या लिख सकते हो, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर कैमरून, जो भी नाम है कैमरून, who had a fracture after falling या due to falling। अब ओस्टियोप्रोसिस के हिसाब से प्लीज राइट अकॉर्डिंग टू ओस्टियोप्रोसिस। इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट बाद में कर देना, नाउ या आफ्टर आफ्टर सर्जरी। अगर आपको ऑपरेशन लिखो बस ये लिख दो आफ्टर सर्जरी। इजी करना है प्लीज, प्लीज ओईटी को आसान करना है, प्लीज मेक इट इजी। आफ्टर सर्जरी ही इज बेटर बट ही इज कंसर्न। मेन टॉपिक लिखो, इसमें डिस्चार्ज डिस्टूर्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन टॉपिक लिखो। बट ही इज कंसर्न अबाउट further falls and effects of osteoporosis। बिल्कुल सिंपल। अगेन प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिखो ताकि ज्यादा वर्ड्स कवर हो। ऐसा लिखो कि ज्यादा वर्ड्स कवर हो, कम में ज्यादा, कि वर्ड काउंट कम हो, बातें ज्यादा कवर हो। तो हैड अ फ्रैक्चर, सिंपल, हु हैड अ फ्रैक्चर ड्यू टू फॉलिंग, आफ्टर सर्जरी बेटर हो गया, but he is concerned about further falls and effect of osteoporosis on his lifestyle. So he is being referred under your expertise, क्योंकि osteoporosis का सेंटर है, एक्सपर्ट सेंटर है, expertise to provide education regarding causes and effects of osteoporosis। अब पढ़ के देख लेते हैं कैसा बना हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। This letter is being written regarding Miss who had a fracture due to falling. After surgery, he is better, but he is concerned about further falls and effect of osteoporosis. So he is being referred under your expertise. देखो कितना अच्छा प्रपोजल किया, to provide education regarding causes and effects of osteoporosis। खत्म। सेकंड पैराग्राफ, सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री रहने दो। So during hospitalization, या अगर अच्छा लिखना चाहते हो, दूसरों से अलग लिखना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल लिखो। ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इंसर्शन, क्योंकि आप जल्दी करते हो इसलिए फंसते हो। इंसर्शन ऑफ जो भी मेटल प्लेट वाज डन, इंसर्शन वाज डन। बाकी तो लाइन बनानी है मेन, हमारे द्वारा किया गया पैसिव वॉइस वाज प्लस थर्ड फॉर्म। इंसर्शन ऑफ दिस प्लेट वाज डन। उसके अलावा क्या किया था, ऑल्सो डेक्सा एंड हिप, जो भी हिप लंबर स्कैन जो भी लिया था was taken, simple word लिया गया, was taken, in which bone density was found to be reduced। हमने देखा जी bone density। So he was, जो रेगुलर लिखते हो, assessed with early osteoporosis। आफ्टर, या फिर हाँ, सो ही वाज असेस्ड विद अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस एज वेल। मतलब एक तो हमने सर्जरी की, इंसर्शन कर दी, ऑल्सो इसके साथ साथ ये भी किया, सो ही वाज अर्ली विद ऑस्टियो। मेन बात यहाँ पे कवर हो गई है। अब देखते हैं इसके अलावा हमारा टॉपिक क्या मिस हुआ है। इसके अलावा जब हम टॉपिक पे जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, वुंड हील्ड वेल। तो अब तो मेरी लाइन बिल्कुल सही जा रही है, सॉरी। सो अब तो लाइन मेरी बिल्कुल ठीक जा रही है। अगर मैं वहां पे जाऊं तो इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि साफ साफ आपके लिए लिखूं। प्लीज इस लेटर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता बहुत आसान है पर अगर आप अरेंज नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है फिर। सो ही वाज असेस्ड विद अर्ली, so the patient had routine post operative recovery।
एज क्योंकि उसका वुंड गोट हील्ड हो गया, होने की इंग्लिश गोट। प्लीज इसको खुद लिख के देखना जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है, सुनना बड़ा आसान है कि गोट वर्ड लगेगा, पर एक्चुअल में जब फिट करना होता है तब याद नहीं आता। तो प्लीज इसको सुनना। द पेशेंट हैड, सिंपल वर्ड्स देखो मेरे, हैड अ फ्रैक्चर, पेशेंट हैड प्रोटीन, हैड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, connector, so the sutures have been removed। देखो कितना अच्छा बन गया। इसके बाद और देखते हैं हमारे टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में और क्या है, लेट्स सी और क्या है टॉपिक में, व्हाट अदर पॉइंट्स कैन वी कवर। लास्ट पॉइंट क्या था, पेशेंट इज डिप्रेस्ड, तो इस लाइन को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, पेशेंट इज डिप्रेस्ड। अब मैं उसके, जो उसने प्रॉब्लम थी उसकी, अब मैं उसकी प्रॉब्लम्स को लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को टॉपिक को खत्म भी करना है। तो ये हो गया this। अब प्लीज देखना सबसे अच्छी चीज, इसको यहां से यहां से यहां तक प्लीज ये देखो। ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंसर्शन ऑफ दिस वाज डन, द पेशेंट हैड रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी एज हिज वुंड्स सो द सूचर्स वर रिमूव्ड। एक बात को खत्म करो, अब बात करो ऑल्सो डेक्सा स्कैन। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जामिनर को समझाने में, क्योंकि सूचर्स वाली बात खत्म होगी। जो हमने करना था, जो एसेसरी टॉपिक था, वो हमने खत्म कर दिया। सूचर्स हैव बीन रिमूव्ड, ये खत्म हो गया टॉपिक। मेन टॉपिक हमारे इसका, so he was assessed with osteoporosis as well। after knowing it, the patient got depressed। अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। regarding effects of osteoporosis, yeah, he got depressed, yeah, after knowing it, sorry, क्योंकि वहां पे दिया नहीं है कि उसके शायद का है। along with that he also, जो बाकी प्रॉब्लम है अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा, he also got depressed, इसके साथ साथ वो डिप्रेस हो गया, which might be due to osteoporosis, which might be due to diagnosis of osteoporosis। अब देखिए टॉपिक को, आपको अब इतना छोटा सा लेटर है, ऑफ कोर्स आपको अरेंज करना पड़ेगा, आप जितना अच्छा अरेंज करोगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है अगर ये पॉइंट मैं पहले लिख देता जैसे मैंने पहले लिखा था तो मेरे मार्क्स बहुत कट जाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो मैंने अपनी एक बात को एग्जामिनर को अच्छे से समझाया कि सूचर्स को रिमूव कर दिया है। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये है कि स्कैन में पता लगा है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है और वो डिप्रेस्ड हो गया है। सो नाउ से टॉपिक फिर चेंज हो जाता है। नाउ द पेशेंट इज कंसर्न्ड, अब उसकी मेन प्रॉब्लम बताओ। रिगार्डिंग अफेक्ट्स, concerned regarding further falls and effects of osteoporosis on his lifestyle, जो भी वहां पे दिया है, on his lifestyle। बस अब टॉपिक जैसे वहां पे चल रहा है, अब मैं आपको वहां पे लेके जाता हूँ जहाँ पे टॉपिक चल रहा है। प्लीज अच्छे से सुनना और प्लीज इन लाइंस को पढ़ना, एक दो बार सुनोगे तभी बात समझ आएगी। So now the patient needs also, along with this, he needs education regarding causes of osteoporosis, along with importance of medications, diet and exercise। सिर्फ यहाँ पे along with लगाना है, बाकी same लाइन। और यहाँ पे needs, patient needs education regarding का मतलब about causes of osteoporosis along with importance of medications। So he is being referred to you to attend your counseling session and educational seminar on osteoporosis। खत्म। यानी अगर मैं आप पूरा लिख दूं आपके लिए तो मेरे को पेशेंट नीड्स एजुकेशन वाली लाइन भी लिख ही देता हूँ, आपको ऐसे ना लगे कि कैसे फिट होएगी। तो ये फिट ऐसे होगी क्योंकि टॉपिक हो रहा है, तो वही तभी मैं कहता हूँ चाहे कल की राइटिंग मत करो, लेकिन जो आपको रिवाइज करवाया उसे जरूर जरूर रिवाइज करो, उसको इग्नोर मत करो। नाउ द पेशेंट इज कंसर्न्ड रिगार्डिंग फर्दर फॉल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन हिज लाइफस्टाइल
बस अब देखो along with this, ये छोटी सी चीज लगाओ, he needs education regarding causes of osteoporosis along with importance of medication, diet and exercise। बिल्कुल सेम, अगर आप पढ़ोगे बिल्कुल सेम लिखा है जो वहां पे दिया। So now, so he is being referred। अगर आपको रिवीजन लग रही है, so your expertise is highly required, चेंज कर दो, सेम लाइन को हमेशा ऐसे लिखो एक्सचेंज करके। So your is highly required for educating him with the help of educational seminar and also, और क्या चाहिए, a counselor with education and counselor, ऐसे कर देते हैं। So your actually required for educating him with the help of educational seminar and counseling sessions। देखो बस थोड़े से आपने अपने वर्ड ऐड किए, लेकिन अब ये जब पेपर एग्जामिनर के पास जाएगा, he would be very very happy to see this। Please note, the patient likes going to gym। जो भी आपने एक आधी बात मिस की थी जो आप लिखना चाहते थे, बस ये पूरा लेटर है आपका। अब देखिए क्या क्या डिफरेंट किया मैंने आपसे। एक तो मैंने ये इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट लाइन को फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पता है आज का टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे वाज ओस्टियोपोरोसिस, सो माय प्रेफरेंस वाज ओस्टियोपोरोसिस एंड फॉल्स। So I used the word only who had a fracture due to falling after surgery. My focus was osteoporosis, concerned about future and effects of osteoporosis. So he's being referred under your expert to provide education regarding causes and effect of osteoporosis. On next day of hospital, फिर मैंने यहाँ पे टॉपिक चेंज किया, on next day of hospitalization insertion, तो जब ये गिर के आया था फ्रैक्चर के बाद, on next day of insertion of this was done, the patient had routine। पहले मैंने ये टॉपिक खत्म किया आराम से, फिर मैंने कहा एक्स्ट्रा हमने काम ये किया, फिर हमने कहा नाउ द पेशेंट इज कंसर्न रिगार्डिंग फर्दर फॉल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने टॉपिक को, जो मेरा लास्ट लाइंस आनी है उसके हिसाब से टॉपिक बनाया। लास्ट का सारा टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस पे, देखो वो भी लाइन लिखी विच माइट बी ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। और मैंने ये नहीं कहा ही वाज डिप्रेस्ड, मैंने कहा वो डिप्रेस हो गया, गॉट डिप्रेस्ड। सो द सूचर्स हैव बीन रिमूव्ड, ये सो बहुत इंपॉर्टेंट था। सो दीज आर 5-6 थिंग्स which make you best when it comes to writing OET exam। वर्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो लगभग 20 वर्ड्स एक लाइन में मानता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नहीं गिनते, 10 11, तो जो आपको वर्ड्स कम लग रहे हैं ये लगभग 220 वर्ड्स हैं। चलो मैंने 20 वर्ड्स एक्स्ट्रा काउंट कर लिए होंगे, तो मतलब ये परफेक्ट है। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 into 20 लगभग 200 वर्ड्स। सो दिस इज हाउ यू राइट, बस इतना सा लिखना है। अब देखो आपने क्या क्या एक्स्ट्रा लिखा है, अब अपनी राइटिंग से मैच कर लेना सभी, क्या एक्स्ट्रा लिखा है क्या कम लिखा है, पर एक्चुअल में बस इतना चाहिए, बस इतना। स्पेलिंग्स के लिए मुझे ऑफ कोर्स प्लीज फॉरगिव मी, मैं ऑस्टियोपोरोसिस ही लिखना चाहता हूँ, तो उसको गलत मत समझना। आर का मतलब होता है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब अबाउट, कि इस बारे में जानना चाहता है, अबाउट कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, उसको एजुकेशन चाहिए इस बारे में, अबाउट कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो दिस इज द होल राइटिंग। नाउ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क, प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन, और प्लीज इस राइटिंग की वीडियो को भी कम से कम 5 टाइम सुनना, और प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन।
Jeevan ma'am, Veena ma'am, Anu ma'am, Harveer ma'am, anybody can ask any question. कुछ तो पूछो. रुचि मैम आपका फर्स्ट डे है. गुरबख्श मैम, कमलजीत मैम. सर मुझे ये पूछना था. हेलो. हाँ जी प्लीज रुचि मैम. सर मुझे ये पूछना था, आपने लिखा ना सूचर्स हैव बीन रिमूव्ड. तो सर सूचर्स तो हमारे द्वारा मतलब रिमूव की गई, मतलब नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन और डॉक्टर्स. तो इसमें वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगा? मैम बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम. इट शुड बी वर रिमूव. लेकिन व्हेन वी से नाउ, तो नाउ में प्रेजेंट में वर्ब का हैव बीन बन जाता है. यू अंडरस्टैंड मैम? यस. मतलब ये प्रेजेंट में बनाने के लिए किया है, ये पैसिव वॉइस है. ओके, ठीक है सर. एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीवन? No, sir. Done. Yes, Please ma'am, you were asking something maybe. yes. आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम रिगार्डिंग मिस कैमरॉन who had a fracture. तो अगर if we mention who underwent a surgery and after surgery, ऐसे नहीं कर सकते हम सर? Who underwent a surgery following fall. Who underwent a surgery following गिरने के बाद, या following को after लिख देते हैं. after following yes. बिल्कुल ठीक है. And after surgery. Who underwent a surgery for fracture. Yes sir, for fracture लिखा है. after falling. अब ये समझ रहे हो, मैंने थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो गया. अब समझ रहे हो मैम, पढ़ने में देखो कितनी दिक्कत आ रही है. Who underwent a surgery for fracture after falling. वैसे थोड़ा फ्लो में भी है, लेकिन थोड़ा सा मतलब एग्जामिनर को तंग कर सकता है. इसलिए मैं कहता हूँ लाइन वाइज चलो. पहले क्या हुआ? पहले फ्रैक्चर हो, पहले गिरे, who fall, yes, fell down and had a fracture. ऐसे भी लिख सकते हैं who fell and as a result he got fracture. हमेशा लाइन वाइज चलोगे तो इजी रहेगा. वैसे इसमें थोड़ा ऐसे हो सकता था who had a fracture due to falling. अब देखो ये देखो मैम, जो मैंने लिखा ना, इसमें पढ़ने में आप ये नहीं कि शायद हो सकता है मैं लिखता हूँ ऐसा तो मुझे ये अच्छा लगता है, पर शायद पढ़ने में आसानी होती है मैम. देखो ये पढ़ना आसान नहीं, who had a fracture due to falling. yes sir. है ना. फिर मैंने आराम से लिखा, इसके बाद सर्जरी हुई, आफ्टर सर्जरी. आपने क्या किया, पहले का हु अंडरवेंट अ सर्जरी. अब अगर एक ही चीज होती, हु अंडरवेंट अ सर्जरी फॉर फ्रैक्चर, फिर ठीक था, फिर देयर वाज नो प्रॉब्लम, फिर वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा था. लेकिन हु अंडरवेंट अ सर्जरी ड्यू टू फ्रैक्चर आफ्टर फॉलिंग, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो इसलिए हु हैड अ फ्रैक्चर ड्यू टू फॉलिंग आफ्टर सर्जरी ही इज बेटर. कितना आसान. बट he has been assessed with osteoporosis. ऐसे भी लिख सकते हो. देखो कितना फ्लो में जा रहा है. So now he is worried and you are requested to provide education for the same. खत्म. ऐसे भी लिख सकते हो. This is also correct. किसने कहा ये गलत है? Is it okay? Yes sir. चलिए. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Our contact number is 769673426. Thank you.